हेलो फ्रेंड्स, हम एएनएन के यूनिट 5 की बात करते हैं अब, जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें हम आज कवर करेंगे सीएनएन, उसका आर्किटेक्चर, कॉन्वोल्यूशन क्या होते हैं, पूलिंग लेयर क्या है, पैडिंग, स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशंस क्या है, फिर कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम, सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, डीप लर्निंग के फ्रेमवर्क्स, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बायस वेरिएंस, फिर ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, मल्टीटास्क लर्निंग क्या है, एंड टू एंड डीप लर्निंग। फिर सीएनएन मॉडल्स देखेंगे हम 4 टाइप के, लेनेट, एलेक्सनेट, वीजीजी और रेसिडुअल नेटवर्क, इसको रेजनेट भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं सीएनएन की। सीएनएन मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये डीप लर्निंग का एक पावरफुल आर्किटेक्चर है, स्पेशली यूज्ड इन कंप्यूटर विजन टास्क। मतलब इमेजेस और वीडियोस को समझने के लिए, एआई को ट्रेन करने के लिए ये बेस्ट मॉडल होता है, खास करके इमेजेस और वीडियोस के लिए। CNN is the extended version of ANN, which is predominantly used to extract the feature from grid-like matrix dataset. ये आर्किटेक्चर है CNN का। कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फ्लैटन लेयर, इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे FC लेयर में क्लासिफिकेशन। CNN के कंपोनेंट देख लेते हैं। पूलिंग लेयर जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में यूज होता है, फीचर्स प्रिजर्व करता है ये। फिर है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, डेटा कन्वर्जन एंड क्लासिफिकेशन। आउटपुट लेयर प्रिडिक्ट करता है फाइनल क्लासिफिकेशन। कॉन्वोल्यूशनल लेयर, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड पैटर्न डिटेक्शन। और एक्टिवेशन लेयर, इसमें एक्टिवेशन फंक्शन यूज होते हैं, जो नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So CNN make working with large image easier. Instead of treating each pixel as a separate neuron, जो हम ANN में करते थे, CNN use filters, also called as kernels, to scan small section or patches of the images at a time. ANN में हम न्यूरॉन लेते थे। ईच पिक्सल अगर हम ANN में न्यूरॉन के इसमें लेंगे तो इमेजेस में तो कितने ज़्यादा पिक्सल की होती है इमेजेस, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए CNN में जो फिल्टर रहता है वो यूज़ करते हैं हम इमेजेस को स्कैन करने के लिए। फीचर्स में आएगा इमेजेस के एजेस, उनका टेक्सचर, कलर भी आएगा विदाउट नीडिंग टू हैंडल एवरी पिक्सल इंडिविजुअली। CNN combine these small pages into a simplified lower dimensional representation that keep the essential detail of image. एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 224 इंटू 224 RGB इमेज डायरेक्टली ANN में डालते हैं तो हमें इतने न्यूरॉन मिलेंगे इनपुट के लिए। बट CNN उसी इमेज को फीचर मैप में कन्वर्ट करके रिड्यूस करके फाइनल रिप्रेजेंटेशन को 1 into 1 into 1000 बना देता है, सिंपल। और उसमें सिर्फ 1000 न्यूरॉन, फाइनल रिप्रेजेंटेशन ओनली नीड 1000 न्यूरॉन इन द नेक्स्ट लेयर। इनपुट इमेजेस, ये इन इमेजेस हम किस फॉर्म में इनपुट में दे सकते हैं। पहला तो है ग्रे स्केल और है RGB। अगर इनपुट इमेज ग्रे स्केल है तो उसमें सिर्फ एक लेयर होती है, मतलब 2D अरे विथ पिक्सल वैल्यू ऑफ 0 to 225। लेकिन अगर इमेज कलर्ड है, जैसे RGB इमेज, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं RGB में, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, तो ये 3D के फॉर्म में होता है, 3D अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CNN टू अंडरस्टैंड द कलर फीचर्स। ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अब कॉन्वोल्यूशनल लेयर की बात करते हैं हम। कॉन्वोल्यूशनल लेयर इज द आई ऑफ अ CNN. It scan the images to find the important features like age, shapes, texture. When a feature is detected, the neuron in this layer produce a high response, which is called the activation. कॉन्वोल्यूशनल को हम CNN की आंखें बोल सकते हैं, जैसे इसमें दिया है। ये इमेज को स्कैन करती है और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स को ढूंढती है। कॉन्वोल्यूशनल का मतलब है एक फिल्टर, इट इज कॉल्ड अ फिल्टर, को इमेज के ऊपर स्लाइड करना, combining two things to make the something new. In CNN, images combined with small pattern called filters, which act as a template to find specific feature in the image. To apply a filter, filter भी कहते हैं। जैसे एक 3x3 पैच लेकर हर पिक्सल को फिल्टर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उन सबको ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई ईच पिक्सल इन अ स्क्वायर बाय अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द फिल्टर, add up the result to get a single number. The number is output for that location. It's represent how much filter detect that feature. ये मेन इसका मेनली जो फंक्शन है वही फीचर्स फाइंड आउट करना इमेज स्कैन करके। ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर, जैसे ये इनपुट दिए हैं तो ये फिल्टर्स यूज करके
इमेजेस के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना, कौन से फीचर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। नेक्स्ट है पूलिंग लेयर। अब जब फीचर मैप मिल गया है, फीचर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पूलिंग लेयर की आती है, जिसमें हम डाउन सैम्पलिंग भी करते हैं। डाउन सैम्पलिंग ऑपरेशन दैट रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी ऑफ द फीचर मैप। ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज होता है पूलिंग लेयर। इसमें दो टाइप की डायमेंशनलिटी रिडक्शन होती है। पहली है मैक्स पूलिंग और दूसरी है एवरेज पूलिंग। पूलिंग लेयर जो है वो डायमेंशनली रिड्यूस करता है और इम्पॉर्टेंट फीचर्स को रिटेन करता है। मैक्स पूलिंग में हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जैसे ये 4 2 बाई 2 का जो मैट्रिक्स है पूरे इसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू 7 लिए हैं। वैसे इसमें से 3 लेंगे, इसमें से 9 और इसमें से भी 3। और एवरेज पूलिंग में इनका एवरेज लेंगे, सम डिवाइडेड बाय 4, तो उसका एवरेज 3 आएगा। वैसे इसका भी एवरेज, इसका एवरेज और ये ब्लॉक का एवरेज। पूलिंग जो है वो ये मैट्रिक्स को डायमेंशनलिटी इसकी रिड्यूस करती है। जैसे इसमें 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है, तो इसको हमने 2 बाय 2 में कन्वर्ट किया है, जिससे कंप्यूटेशन जो है वो ईजी होता है। नेक्स्ट लेयर है फुली कनेक्टेड इनपुट लेयर। फुल जब कन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर का काम हो जाता है, तो हम उन फीचर्स को एक वेक्टर में फ्लैटन करते हैं। फुली कनेक्टेड से ऐप से आप फ्लैटन भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, फ्लैटन करते हैं हम। फुल्ली कनेक्टेड लेयर में डालते हैं फ्लैटन करने के लिए। ये लेयर हर न्यूरॉन को अगले लेयर के हर न्यूरॉन से कनेक्ट करती है, फुल्ली कनेक्टेड। हर एक न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर में। और फाइनल प्रिडिक्शन यहीं से आता है, आउटपुट यहीं से आता है यूजिंग वेट और प्रोबेबिलिटी स्कोर। जैसे ये हम एग्जांपल देखेंगे आगे। अगर यहाँ पे इनपुट लिए हैं हमने और फुल्ली कनेक्टेड लेयर से ये हर इनपुट से कनेक्टेड है, और उस बेसिस पे जो फीचर एक्सट्रैक्ट हुए हैं उस बेसिस पे ये आउटपुट देती है। ये मल्टी लेयर पर फुल्ली कनेक्टेड लेयर लिंक ईच न्यूरॉन इन वन लेयर टू एवरी न्यूरॉन इन द नेक्स्ट। फंक्शनिंग सिमिलरली वो ट्रेडिशनल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जैसे वर्क करती है। जैसे इसमें भी हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये फुल आर्किटेक्चर है CNN का, जिसमें हमने इनपुट ज़ेब्रा की इतने पोजीशन को लिए हैं। इसमें कन्वोल्यूशन में रेलो एक्टिवेशन फंक्शन हमने यूज़ किया है। रेलो एक्टिवेशन फंक्शन लिए हैं हमने, जिसमें हमने फ़िल्टर अप्लाई करके फीचर एक्सट्रैक्ट किए हैं। फिर पूलिंग लेयर में हम डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्लैटन लेयर आती है, जो जैसे ये सब लेयर्स प्रेजेंट है उनको फ्लैटन करने में हेल्प करती है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। फिर आती है अपनी FC लेयर, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जिससे आउटपुट जनरेट होता है कि हॉर्स है, ज़ेब्रा है, डॉग है। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ये ज़्यादा है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है। आउटपुट में हम ये यूज़ करते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन में। हम देख सकते हैं जैसे यहाँ पे फीचर मैपिंग हो रही है, इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन हो रहा है कन्वोल्यूशन लेयर प्लस पूलिंग लेयर में। फिर फुली कनेक्टेड लेयर में क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लासिफाई कर रहा है, और इसमें प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि क्या आउटपुट किसका आया है। डिफरेंस देख लेते हैं, ANN और CNN के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कंप्रोमाइजेस इनपुट, हिडन एंड आउटपुट। इसमें कन्वोल्यूशनल, पूलिंग और FC भी रहता है। प्राइमरी यूज केस जनरल पर्पस टास्क, सिंपलर टास्क के लिए यूज होती है ये मेनली फॉर इमेज प्रोसेसिंग और इमेज रिकॉग्निशन। डेटा फॉर्मेट fully connected layer work on flattened data, work on multi-dimensional data like images. Parameter, more parameter due to full connectivity, fewer parameter due to weight sharing, does not contain spatial hierarchies, exploit spatial hierarchies in data, implicit है, explicit है। सिंगल एक्टिवेशन मैप जनरेटेड, मल्टीपल एक्टिवेशन मैप इन ईच लेयर, जैसे इनपुट में हम सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं और आउटपुट में सॉफ्टमैक्स वैसे। Often difficult to interpret hidden layer. CNN layer can be visualized and to understand what features are detected. ये डिफरेंस आता है एग्जाम में CNN और ANN का। नेक्स्ट टॉपिक है पैडिंग और स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन। जब हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो हर बार इमेज छोटी होती जाती है, जैसे 6x6 से 3x3 कर दिए, और फिल्टर लगाए तो आउटपुट होता है 4x4। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। And the generic map is if you have n cross n input image and convolve it with f cross f filter, you will get a, ये फॉर्मूला के थ्रू ये आया है। तो पैडिंग का मतलब होता है
कि एक्स्ट्रा मैट्रिक्स जैसे 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या करता है, जो लास्ट में जो लेयर है मैट्रिक्स की, उसको अच्छे से फ़िल्टर नहीं कर पाता, उसके फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो पैडिंग में ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। जैसे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये जैसे ये मैट्रिक्स है, तो ये लास्ट के जो मैट्रिक्स के नोड्स रहेंगे, इनको ये अच्छे से फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएँगे। पैडिंग में ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है यहाँ। तो 3 by 3 जैसे ये 3 है, तो अब यहाँ 4 और 5, ये 5 by 5 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये आगे भी ऐसे लेयर्स आएँगे, जिससे जो लास्ट में जो यहाँ पे फीचर्स हैं, इसके कॉर्नर्स वाले फीचर्स, वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो पाएँ, इसलिए पैडिंग यूज़ होती है। और स्ट्राइड का मतलब है, स्ट्राइड से आप स्लाइडिंग याद कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्राइड अगर 2 लिए कॉन्वोल्यूशन में, तो 1 और 2, ये 2 छोड़ के ये इसको इसको इसके फीचर्स लेगी। फिर स्ट्राइड 1 लिए, तो 1 ब्लॉक छोड़ के इसके, तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ब्लॉक्स में फीचर्स लेने में काम आती है। यही काम है पैडिंग और स्ट्राइड का, जो हम आगे देखेंगे। ये फर्स्ट है पैडिंग। जैसे ये मैट्रिक्स था, इसमें हमने ये लास्ट में लेयर ऐड किए हैं, इसमें वैल्यू ज़ीरो रहेंगी, तो एक्सट्रैक्ट ये लास्ट लेयर के फीचर्स। फिर इसको इसमें फ़िल्टर अप्लाई करके 6 बाय जैसे 4 बाय 4 की मैट्रिक्स आ रही थी उसमें, तो अब इसमें 6 बाय 6 की आएगी, जिससे फीचर्स और अच्छे से एक्सट्रैक्ट होते जाएँगे, क्योंकि ये जैसे 6 बाय 6 की लेयर 4 बाय 4 में आ रही थी, तो जो लास्ट के यहाँ के जो फीचर्स थे, वो अच्छे से मिल नहीं पा रहे थे। तो पैडिंग इसमें एडिशनल बॉर्डर, जैसे यहाँ पे थियरी में भी लिखा है, input image with the additional border of 1 pixel around the edges instead of 6 by 6. You have now padded this into a 8 cross 8 image. If you convolve an 8 cross 8 image with the 3 cross 3 filter, now you not get the 4 cross 4 but 6 cross 6 output image. So you managed to preserve the original input size of 6 by 6. ये input size को भी preserve करने में help करता है, feature extract करने के अलावा भी। इसका ये formula होता है n minus f plus 1 to calculate number of filters, और और ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का आउटपुट n+2p-f। इसके पैडिंग के दो ही फंक्शन है, एक तो फीचर एक्सट्रैक्ट करना और दूसरा साइज मेंटेन करना। साइज क्योंकि डिक्रीज हो रहा था, 4 by 4 में जा रहा था। नेक्स्ट स्ट्राइड डिनोट हाउ मेनी स्टेप वी आर मूविंग इन ईच स्टेप इन कन्वोल्यूशनल। जैसे स्ट्राइड 1 लिए हैं, तो इधर से लेंगे, ये एक ब्लॉक छोड़ के। जैसे 1 मिनट आगे देखते हैं, ये इसमें स्ट्राइड 2 लिए हैं, तो 2, जैसे यहाँ पे स्ट्राइड 2 लिए हैं, तो ये 2 ब्लॉक आगे जाके यहाँ के फीचर्स देखेगा, उससे और फीचर एक्सट्रैक्शन अच्छे से हो पाएगा स्ट्राइड में। यही है पैडिंग और स्ट्राइड का मतलब। बेसिकली स्ट्राइड का जो मतलब यही मतलब है कि फ़िल्टर कितने स्टेप में मूव करें। हर स्टेप में न्यू डेटा पॉइंट, न्यू मैट्रिक्स आएगा, तो उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करेंगे। पैडिंग और स्ट्राइड का राइट कॉम्बिनेशन जो है, वो आउटपुट साइज़ को कंट्रोल करता है। ये पैडिंग स्ट्राइड का फॉर्मूला, ये एस स्ट्राइड है, एफ फ़िल्टर है, पी पैडिंग है, और ये एन तो ये है नोड्स। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम पर कॉन्वोल्यूशन की, जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं, मतलब 3 लेयर्स है ना, इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशनल ओवर द वॉल्यूम। इसका मैट्रिक्स ये है, वॉल्यूम मतलब इसके वॉल्यूम 3 कहेंगे, क्योंकि आरजीबी में 3 लेयर्स प्रेजेंट है। When dealing with images on feature mapping CNN, we often work with the 3D data. This is called a volume. Convolution over volume means applying filter also 3D over this 3D input to extract meaningful features. मीनिंगफुल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये वही मैंने ग्रे स्केल और कलर इमेज इनपुट कौन सा ले सकते हैं वो बताई थी। जैसे इसमें 6x6x3, ये 6x6 की मैट्रिक्स और ये 3 लेयर्स लिए हैं वो। ये फिल्टर नंबर ऑफ फिल्टर भी 3 लिए हैं हमने, 3x3 का इंटू 3 लेयर्स, तो ये 4x4 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास आउटपुट। ये 4x4 इंटू 1, अगर हम इसमें CNN अप्लाई करेंगे, तो एक तो डायमेंशनलिटी भी रिड्यूस हो रही है और कॉम्प्लेक्सिटी भी हट रही है और फीचर भी मेंटेन हो रहे हैं, इसलिए CNN यूज होता है। इसको ही कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फिल्टर। अब जैसे ये कॉन्वोल्यूशन ओवर वॉल्यूम में हमने ये एक फिल्टर यूज करके फीचर एक्सट्रैक्ट किए थे, तो मल्टीपल फिल्टर्स मतलब डिफरेंट फिल्टर्स लेना। जैसे इसमें ये एक फिल्टर लिए हैं येलो वाला, और ये एक और दूसरा फिल्टर लिए हैं, तो इससे क्या होगा,
डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट होंगे क्योंकि हम डिफरेंट फिल्टर और कर्नल ले रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के जैसे एजेस, कॉर्नर, टेक्सचर, कलर, डिफरेंट टाइप के फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे। इसको ही बोलते हैं मल्टीपल फिल्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। सॉफ्टमैक्स जो है एक फंक्शन होता है जो आउटपुट वैल्यू को नॉर्मलाइज करता है बिटवीन 0 to 1 बाइनरी वैल्यू में। सॉफ्टमैक्स जो है वो एक एक्टिवेशन फंक्शन है जो आउटपुट में ही लगता है, आउटपुट लेयर में। इससे हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है आउटपुट की। सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसको मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बोलते हैं सॉफ्टमैक्स को, क्योंकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो प्रोबेबिलिटी बाइनरी वैल्यू में देता है, या तो 0 या 1। लेकिन जो सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन है मल्टी नॉमिनल वाला, ये रेंज में देता है बिटवीन 0 to 1, which is nice because we are able to avoid the binary classification and accommodate as many classes or dimension in our neural network. अगर 2 से ज़्यादा क्लासेस है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम नहीं आएगा, इसलिए सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन यूज़ करते हैं हम। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कोई एनिमल की इमेज लिए हैं हमने, तो मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा, आउटपुट में अगर सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन है तो वो प्रोबेबिलिटी देगा। जैसे डॉग की प्रोबेबिलिटी उसने 9 दिया, कैट की दिया 2 और रैबिट की 3 दे दिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इनपुट इमेज है वो डॉग हो सकती है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेट्स से द मॉडल such as those trained use algorithms such as multi-class or multi-nominal output 3 different values such as dog, cat and rabbit for a particular input. In order to convert this number into probabilities, these number are fed into the softmax function. ये theory वही softmax की output are less than 1 and output, notice the softmax output are less than 1, मतलब जो probability आएगी वो इस range में आएगी 0 to 1, और जो sum आएगा उन सब का, वो जो मैंने लास्ट स्लाइड में लिखी वो मैंने ऐसे एग्जांपल में ली थी, लेकिन जो जिसका सम आएगा, जैसे डॉग का हम ले सकते हैं 0.7, ये मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, इससे अच्छे से लिखना नहीं होता है, तो 0.7। तो बाकी जो कैट और उसकी है तो उनका 0.1 और 0.2 ले सकते हैं। टोटल वैल्यू इसकी आना चाहिए 1, क्योंकि बिटवीन द रेंज ऑफ 0 और 1 ही क्लासीफाई करना चाहिए उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, बिटवीन 0 to 1 रेंज। फिर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स, नेक्स्ट टॉपिक। पहला है टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो जो है वो गूगल का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, पॉपुलर फ्रेमवर्क है। अगर किसी ने मशीन लर्निंग मॉडल या कोई प्रोजेक्ट में मॉडल क्रिएट किया होगा तो उसने टेंसरफ्लो यूज़ किया होगा, टेंसरफ्लो लाइब्रेरी को। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये डेटा फ्लो ग्राफ के फॉर्म में कंप्यूट करता है, और ये परफेक्ट फॉर इट इज़ परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स। हाउ डज इट वर्क, हाउ डेटा ट्रेवल टू ग्राफ, ये सब बताता है। इनपुट एज टेंसर्स मल्टी डायमेंशनल ग्राफ में। एप्लीकेशन क्या है, टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ होता है ये, इमेज रिकॉग्निशन में, वीडियो डिटेक्शन में, मोस्टली इमेज रिकॉग्निशन में यूज़ होता है। मैंने भी प्रोजेक्ट बनाई थी टेंसरफ्लो को यूज़ करके, इमेज क्लासीफाई करने वाला। नेक्स्ट है पाईटॉर्च। पाईटॉर्च जो है वो एक फेसबुक का पॉपुलर लाइब्रेरी है, स्पेशली टेस्ला ऑटो पायलट जैसे सिस्टम में यूज़ होती है, जो कि डायनामिक ग्राफ को यूज़ करती है। इसकी वर्किंग लिखी है और एप्लीकेशंस। ये एनएलपी फंक्शन में स्मार्टफोन में यूज़ होती है। ये डीप लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करती है, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। और इसका एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, कंटिन्यूस डेटा प्रोवाइड करने के लिए, टेक्स्ट ऑटो डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट है थियानो। थियानो जो है वो पाइथन लाइब्रेरी है। ये न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, फास्ट न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए, लेकिन अभी ये डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है। कैपेबिलिटी टू रन द कोड ऑन सीपीयू एंड जीयूआई। इसके एप्लीकेशंस, इम्प्लीमेंटेशन साइकिल, 3 डिफरेंट स्टेप, ये सब थियरी पढ़ लेना लाइब्रेरीज के बारे में। Companies like IBM using Theano for implementing neural network. Make sure you have pre-installed some libraries for using the Theano. लास्ट है केरास, हाई लेवल लाइब्रेरी है ये। ये केरास मॉडल है, ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने में हेल्प करता है। ये टेंसरफ्लो का ही लाइब्रेरी है जो थियानो के ऊपर रन करती है। केरास मॉडल कहते हैं इसको। ये इजी एक्सपेरिमेंटेशन और प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फेस मास्क डिटेक्शन, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग सेट।
मशीन लर्निंग में डेटा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट और टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग सेट में सैंपल ऑफ डेटा यूज्ड टू फिट द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मॉडल को फिट बनाने के लिए यूज़ होता है। द एक्चुअल डेटा सेट दैट वी यूज़ टू ट्रेन द मॉडल, weight and bias in the case of neural network. The model sees and learn from this data. Next है validation. Sample data used to provide an unbiased evaluation. Model evaluate करने के लिए use होता है. Model train करने के बाद validation होता है कि मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो वैलिडेट करना, और अगर नहीं कर रहा है तो पैरामीटर ट्यूनिंग करना, हाइपर पैरामीटर्स चेक करना, लर्निंग रेट सही है कि नहीं, बायस की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वही सब वैलिडेशन होता है। और थर्ड है टेस्टिंग डेटा। इसमें मॉडल ट्रेन हो चुका है, वैलिडेट भी कर चुके हैं, तो आप टेस्ट करना न्यू डेटा सेट प्रोवाइड करके, जैसे रियल लाइफ डेटा या डिफरेंट डेटा सेट प्रोवाइड करके कि मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, वही सब है। स्प्लिटिंग डेटा रेशियो दो टाइप रहते हैं, एक तो 70, 20 और 10, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। और और जो है 60 रहता है, और थर्ड 60 और 30 और 10 रहता है, ऐसा कुछ रहता है, 70 और 60, 20 और 10, 30 और 10, ऐसा रहता है। फिर है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बायस का मतलब होता है मॉडल सिंपल है लेकिन जनरलाइज नहीं कर पा रहा है। बायस का मतलब, बायस इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रिडिक्शन ऑफ आवर मॉडल एंड करेक्ट वैल्यू विच आर वी ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रिडिक्शन ऑफ आवर मॉडल एंड द करेक्ट वैल्यू, उसको ही बायस बोलते हैं। मॉडल विथ हाई बायस पे वेरी लिटिल अटेंशन टू द ट्रेनिंग डेटा। अगर मॉडल का बायस हाई है, मतलब जो डेटा प्रेडिक्शन और करेक्ट डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब डेटा अच्छे से मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है। और वेरिएंस का मतलब होता है मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा ही याद कर रहा है, इतने अच्छे से उसने ट्रेनिंग डेटा पे ही वर्क कर लिया है कि अब उसको टेस्टिंग डेटा में अगर हम थोड़ा डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करें तो वो आउटपुट अच्छे से नहीं दे रहा है। ये मॉडल परफॉर्म वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट हैज हाई एरर रेट ऑन द टेस्ट डेटा। यही होता है बायस और वेरिएंस। इसका आगे देखते हैं। ये है डायग्राम बायस और वेरिएंस के ट्रेड ऑफ का। In this diagram, center of the target is a model that perfectly predict the correct value. ये correct value predict कर रहा है। As we move away from the bull's eye, our prediction can get worse and worse, and we can repeat our process of model to get separate on the target. In supervised learning, underfitting happens when a model unable to capture the underlying patterns of the data. These model usually have high bias and low variance. Underfitting का मतलब है कि मॉडल ट्रेन ही नहीं हुआ है अच्छे से, ट्रेनिंग डेटा पे ही ट्रेन नहीं हुआ है, इसलिए हाई बायस है और लो वेरिएंस है। और ओवरफिटिंग का मतलब है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे इतने अच्छे से ट्रेन हो गया है कि अब वो टेस्टिंग डेटा पे वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसमें लो बायस है, क्योंकि करेक्ट आउटपुट तो दे रहा है वो ट्रेनिंग में, बायस की वैल्यू लो है लेकिन वेरिएंस बहुत हाई हो गया है, जो टेस्टिंग डेटा पे वो सही आउटपुट नहीं दे पा रहा है। ये इसका डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अंडरफिटिंग की जोन ये, जिसमें जो है बायस की वैल्यू बढ़ रही है, और ओवरफिटिंग की जोन जिसमें वेरिएंस बढ़ रहा है, इसको ही कहते हैं बायस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ। ये अब क्यों, why is bias variance trade off? If our model is too simple and has very few parameters, then it may be have high bias and low variance। अगर मॉडल बहुत सिंपल है और अगर मॉडल हैज लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर, तो हाई वेरिएंस है और लो बायस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग का मतलब होता है एक मॉडल ने पहले से जो नॉलेज सीखा है उसको नए टास्क पे यूज करना। मतलब जो नॉलेज उसके पास है, वो अगर नया डेटा आया है तो उस नॉलेज को उसमें ट्रांसफर करके उसको लर्न करना बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस नॉलेज। जैसे एक मॉडल डॉग और कैट पे ट्रेन हुआ है, तो उसे ड्रिंक क्लासिफायर में रीयूज कर सकते हैं इनिशियल लेयर्स को। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, एक मिनट। For example, in training a classifier to predict whether an image contain food, you should use the knowledge it gained during the training to recognize the drink। इसलिए हम प्री ट्रेन मॉडल अर्ली लेयर में करते हैं। प्री ट्रेन मॉडल जो रहते हैं वो इसी बेसिस पे वर्क करते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेन रहते हैं, और बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग दे कैन प्रिडिक्ट न्यू डेटा। ये ओरिजिनल डेटा है, उसको रिड्यूस करना, न्यू फीचर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये इमेज फीचर एक्सट्रैक्शन की है, ये ट्रांसफर लर्निंग की नहीं है।
फिर इन कंप्यूटर विजन फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क यूजुअली ट्राई टू डिटेक्ट एजेस इन अर्लियर लेयर, शेपिंग इन द मिडल लेयर एंड सम टास्क स्पेसिफिक फीचर इन द लेटर लेयर। इसको ही बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। Early and middle layer are used and only we retrain the latest layer. It helps leverage the labor data of the task it was initially trained on. Retraining model, मॉडल को रिट्रेन करने को ही फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि हमने मॉडल को फाइन ट्यून किया है, फाइन ट्यूनिंग द मॉडल। In the case of transfer learning, though we need to isolate specific layer for retraining, there are two type of layer to keep in mind when applying transfer learning. Transfer learning के लिए दो चीजें याद रखना जरूरी है। एक तो frozen layer that are left alone during the retraining and keep their knowledge from a previous task for the model to build, और एक modifiable layer that are retrained during fine tuning so a model can adjust its knowledge to a new related task। दो लेयर, फ्रोजन लेयर जो अपडेट नहीं होगी, जिसका प्रीवियस डेटा एज इट इज रहेगा, वो मॉडिफाइड लेयर जो बेस्ड ऑन न्यू डेटा इट कैन मॉडिफाई। क्यों यूज करना है, वाई यूज ट्रांसफर लर्निंग? द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसफर लर्निंग आर सेविंग ट्रेनिंग टाइम। जैसे प्री ट्रेन करके अगर मॉडल रख लेंगे तो ट्रेनिंग टाइम सेव रहता है, सेव होता है ट्रेनिंग टाइम, इंक्लूडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। जैसे ओल्ड क्लासीफायर CNN लेयर है, और जो ओल्ड क्लासीफायर को ही हम न्यू मॉडल जनरेट में यूज कर सकते हैं, जिससे ट्रेनिंग की जो टाइम है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ डेटा इज नीड टू ट्रेन टू अ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। यही थ्योरी लिखी है, सॉलिड मशीन लर्निंग मॉडल कैन बिट विद द comparatively leading training data because the model is already pre-trained। pre-trained मॉडल में ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ट्रेनिंग टाइम इज रिड्यूस बाई प्री-ट्रेन मॉडल यूज करने के ट्रांसफर लर्निंग से, तो ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो सकता है। ट्रांसफर लर्निंग हम कब यूज कर सकते हैं? इट एज इट ऑलवेज द इन केस ऑफ मशीन लर्निंग, इट इज हार्ड टू फॉर्म रूल्स दैट आर जनरली एप्लीकेबल, बट हियर आर सम गाइडलाइन। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लैक ऑफ ट्रेनिंग डेटा, अगर आपके पास ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल नहीं है कोई मॉडल बनाने के लिए, तो प्री ट्रेन मॉडल यूज कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग नेटवर्क प्रेजेंट है उसके लिए यूज कर सकते हैं। और अगर सेम इनपुट है कोई मॉडल में, व्हेन टास्क 1 and task 2 have the same input, original model was trained using a open source library like TensorFlow, you can simply restore it and retrain some layer of your task। अब है मल्टीटास्क लर्निंग। मल्टीटास्क से ही समझ में आ रहा है, जो मॉडल है उसको 2-3 टास्क देके लर्न करवाना। मॉडल जो है वो लर्न कर लेगा, एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना, उसको ही बोलते हैं मल्टीटास्क लर्निंग। इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर अ मॉडल इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म द मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। MLT refers to to training neural network to perform multiple tasks by sharing some of the network layer and parameter across tasks। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी दिए हैं जिन पे शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए इनको भी कवर करें। ये वही मल्टीटास्क लर्निंग की थियोरी दी गई है। शेयर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल टास्क स्पेसिफिक हेड, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग लेयर, वेयर डिसीजन मेकिंग लेयर इज शेयर्ड अक्रॉस द टास्क। NLP में यूज होता है इसका, कंप्यूटर विजन में, हेल्थ केयर में, जहाँ पे मल्टीपल टास्क से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। फिर ये लास्ट टॉपिक है CNN के आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं। पहला है एलिनेट, ये 1998 में आया है। ये सबसे बेसिक CNN आर्किटेक्चर है। ये मोस्टली यूजफुल हुआ था, यूजफुल करते थे हैंड रिटन रिकॉग्निशन के लिए, क्लासिफाइड डिजिट हैंड रिटन क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते थे लेजिट। इसमें ग्रे स्केल के इनपुट इमेजेस डालते थे एज, ये जो मॉडल है ये बेसिक मॉडल है और न्यू मॉडल था ये फर्स्ट। सेकंड है एलेक्सनेट। एलेक्सनेट लेनेट का ही मॉडिफाइड वर्जन था। ये डीपर वर्जन था लेनेट का, जो जीपीयूज का यूज करने लगा था विद द हेल्प ऑफ रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, आई थिंक, हाँ, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। इसका वर्क था ड्रॉप आउट डेटा ऑगमेंटेशन, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, SGD with momentum, it attach रेलू एक्टिवेशन फंक्शन after every convolution and fully connected layer। नेक्स्ट है VGG। VGG जो है, VGG net consist of 16 convolution layer and is very appealing because of its very uniform architecture। ये देख सकते हैं VGG, अगर आपने CNN मॉडल जनरेट किए होंगे पाइथन में तो आपको ये देखने को मिलता है, पूलिंग लेयर्स जो हैं वो।
It trained on 4 GPUs. It is currently the most preferred choice in the community. VGG जो है वो आज most preferred choice है. VGG net is publicly available and has been used in many other application and challenges as a baseline feature extractor. और लास्ट है रेजनेट. रेजनेट को ही रेसिडुअल नेटवर्क भी कहते हैं. हाँ, रेसिडुअल न्यूरल नेटवर्क जो लास्ट टॉपिक है. ये रेजनेट ने रेसिडुअल कनेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे, इसलिए इसका नाम रेजनेट है, जिससे जो बहुत डीप नेटवर्क है, वेरी डीप नेटवर्क को जो ट्रेन करना है वो पॉसिबल होना पॉसिबल हुआ था. विद स्किप कनेक्शन दे फीचर हैवी बैच नॉर्मलाइजेशन आर ऑल्सो नोन एज गेटेड यूनिट. they were able to train the neural network with 152 layers. इतनी जैसे हमने आरजीबी में 3 लेयर्स देखे थे, तो इसमें डीप कॉम्प्लेक्स लेयर मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं, 152 लेयर्स है. उनको ट्रेन करने में भी रेजनेट हेल्प करता था, वाई स्टिल हैविंग लोअर कॉम्प्लेक्सिटी. इतना होने के लोअर कॉम्प्लेक्सिटी देन वीजीजी नेट. इतने लेयर्स होने के बाद भी रेजनेट की कॉम्प्लेक्सिटी वीजीजी से लो थी. इट अचीव द टॉप 5 एरर रेट of 3.57%, which beat human level performance on this data set. ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं. रोल ऑफ कूलिंग लेयर वही डायमेंशनलिटी रिडक्शन था और फीचर एक्सट्रैक्शन था. 8 मार्क के लिए आया तो इसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना. इसके 2 टाइप्स भी एक्सप्लेन करना, मैक्स कूलिंग, एवरेज कूलिंग. फिर ट्रांसफर लर्निंग का प्रोसेस, इट्स इंपॉर्टेंट इन डीप लर्निंग. ट्रांसफर लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो. फिर पैडिंग, एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने वाला. फिर ये जो हमने अभी पढ़े रेजनेट, रेसिडुअल नेटवर्क इन CNN, concept of softmax regression and its significance in CNN. फिर why do we prefer CNN over ANN? इसमें वो डिफरेंस लिख सकते हैं. इमेज के लिए जो ANN में मैंने न्यूरॉन बताई थी कि इतने नंबर ऑफ न्यूरॉन यूज किए हैं, और CNN में उनके ही न्यूरॉन का नंबर कितना कम हो गया था. फिर शॉर्ट नोट के लिए आया था एलेक्सनेट, VGG और रेसिडुअल नेटवर्क. 6 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए आए थे. फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लैटनिंग लेयर इन CNN. फ्लैटनिंग लेयर का क्या रोल है, what exactly in a CNN and how does it work. CNN के बारे में लिखना इसमें. फिर bias and vigilance, bias variance trade off, सॉरी bias variance, उसमें भाई ग्राफ बनाना, हाई वेरिएंस लो बायस उसका. फिर why do we use a pooling layer in CNN. ये pooling layer 2 बार आ चुका है, ये pooling layer और ये pooling layer. थैंक यू.